हर दिन की तरह एक बार फिर से आपका खुशामदीद और तहे दिल से स्वागत किया जाता है आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। दोस्तों, आज से हम एक लेक्चर सीरीज करने वाले हैं क्लास 10th का जो उर्दू सब्जेक्ट है जेके बोस का, उस पर हम एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, हर टॉपिक आप रोज़ाना देखिएगा, जिससे आपका एक एक कन्फ्यूजन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और आज हम क्लास 10th का जो उर्दू है उसका सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का जो हम पढ़ने वाले हैं, आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला टॉपिक हमारी उर्दू किताब का वो है दास्तान। दास्तान किससे कहते हैं, दास्तान की तारीफ़, दास्तान का आगाज़ व इर्तिका, दास्तान का मकसद, दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में दास्तान की तारीफ़, दास्तान क्या होती है, एक एक पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात क्या है, दास्तान से मुतालिक दास्तान क्या चीज़ है। कहते हैं दास्तान उर्दू की कदीम तरीन सिनफ है। सबसे पहले जब उर्दू में कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले जब उर्दू में किस्सा गोई का सिलसिला शुरू हुआ, तो सबसे पहले दास्तान की शुरुआत हुई। अब ये दास्तान क्या होती है, कहते हैं दास्तान एक ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें ज़्यादातर ख्याली किस्से होते हैं। ये एक ऐसी कहानी होती है जिस कहानी में ज़्यादातर ख्याली किस्से होते हैं, फर्जी किस्से हुआ करते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे ये बताया गया है कि आम तौर पर दास्तान में किस किस की कहानियाँ होती हैं, जिन्नों की कहानियाँ होती हैं, परियों की कहानियाँ होती हैं, परिंदों और माफूकल फितरत से मुराद अजीब व गरीब जो अनासिर होती हैं हमारे इस दुनिया में, जैसे जिन्नात होते हैं, जैसे हैवानात होते हैं, और अजीब अजीब तरह की कहानियाँ दास्तान में सुनाई जाती हैं। और ऐसी कहानियों को बड़े दिलकश अंदाज में पेश किया जाता है, जिन्हें हम दास्तान कहते हैं। ये एक फर्जी कहानी होती है जिसकी कोई बहस नहीं होती है, लेकिन इन कहानियों को सुनने में इंसान को बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस दौर की हम दास्तान पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दास्तान से माजी की माशरत की तस्वीर हमारे दिमाग में उभर आती है। जब हम दास्तान के बारे में बात करते हैं, जब हम जिन्नों की बात करते हैं, जब हम कदीम ज़माने की बात करते हैं, तो उस दौर का जो माशरा था, उस दौर की जो सोच थी, उस दौर का रहन सहन हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाता है जब हम दास्तान सुनते हैं कि दास्तान क्या चीज़ थी। साथ ही दास्तान के बारे में कहा गया कि दास्तान का हकीकी ज़िंदगी से दूर का वास्ता भी नहीं होता है। जिस दास्तान को हम पढ़ रहे हैं, जिस दास्तान से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि दास्तान हमारी ज़िंदगी से दूर का वास्ता भी नहीं रखता है। हमारी ज़िंदगी के लिए इसमें कोई सबक आमूज़ कहानी नहीं होती है, हमारे लिए कोई मुफीद चीज़ दास्तान में नहीं होती है। दास्तान सिर्फ एक कहानी होती है, और कहानी भी क्या होती है, फ़र्ज़ी कहानी होती है, झूठी कहानी होती है, और माफौकल फितरत अनासर की कहानी होती है। कहते हैं दास्तान एक तवील कहानी होती है, लिहाजा दास्तानें तवील होने की वजह से किस्सा दर किस्सा सुनाई जाती थी, क्योंकि जब एक बहुत बड़ी कहानी होती है उसे एक ही निशस्त में पढ़ना नामुमकिन होता था। इसलिए लोग क्या करते थे, इन्हें किस्सा दर किस्सा सुनाया करते थे। लोग इन कहानियों को किस्सा दर किस्सा सुना करते थे, क्योंकि कदीम ज़माने में लोगों के पास बहुत ज़्यादा फरागत हुआ करती थी, वो लोग फारिग हुआ करते थे। जिस तरह आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा मशगूल होते हैं, लोगों के पास बहुत कम टाइम बैठने का होता है, आम तौर पर लोग अपनी कामों में मसरूफ़ रहते हैं। इस तरह नहीं हुआ करता था। कदीम ज़माने में लोगों के पास बिल्कुल कम काम हुआ करते थे, और ऑलमोस्ट लोग एक जगह पर बैठा करते थे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे। इन्हीं कहानियों से दास्तान की शुरुआत हुई।
आगे पढ़ने वाले हैं हम। कहते हैं कि यहाँ तक कि दास्तान का सिलसिला इतना आम था, दास्तान का जो किस्सा था, दास्तान का जो सिलसिला था, ये इतना आम था कि दरबारों में जो बादशाह हुआ करते थे, बादशाहों के दरबारों में दास्तान गो मुलाजिम हुआ करते थे, जो फिर एक दिन जो नवाब हुआ करता था, जो बादशाह हुआ करता था, और उसके जो अक्लमंद वज़रा हुआ करते थे, उन सबों को दास्तान गो मुलाजिम एक एक करके, मतलब किस्सा दर किस्सा दास्तान सुनाया करते थे। रोज़ाना एक किस्सा, रोज़ाना एक किस्सा, ये सिलसिला चलता जा रहा था। और वो जो दास्तान गो मुलाजिम हुआ करता था, उसकी बाज़ाबिता तनख्वाह थी और उसको बाज़ाबिता वजीफ़ा मिलता था बादशाह के दरबार से। ये था दास्तान की तारीफ थी। मुख्तसरन दास्तान के बारे में हमने क्या जाना? हमने जाना दास्तान कदीम तरीन की सिनफ होती हैं और इसमें ज़्यादातर ख्याली किस्से होते हैं और आम तौर पर जिन्नों, परिंदों, परियों और माफोकल फितरत नासिर की कहानियाँ होती हैं और इससे माशरत की अक्कासी तस्वीर कशी होती हैं। और इसका दास्तान का हकीकी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं होता है। दास्तान को किस्सा दर किस्सा सुनाया करते थे। आगे हम इसका मकसद देखने वाले हैं। दास्तान का मकसद क्या था? जो इतनी बड़ी दास्तान है, इतने ज़्यादा लोग इतना वक्त दास्तानों पर सर्फ करते थे, मकसद क्या था इन दास्तानों का? तो चलते हैं दास्तान के मकसद पर। कहते हैं कि चूँकि कदीम ज़माने में लोग दिन भर फारिग रहने की वजह से महफिलें सजाते थे। सबसे पहली बात यह है कि कदीम ज़माने में लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त हुआ करता था और वक्त होने की वजह से उनके पास जब कम काम था, फिर एक ही जगह लोग जमा होते थे। फिर क्या करते थे? महफिलें सजाते थे जिनमें वो पहल दिन पर की कारकर्दगी सुनाया करते थे। सबसे पहले जब लोग आते थे और एक दूसरे से एक दिन भर की कारगुजारी सुनते थे, मतलब आपने दिन में क्या किया, उसने दिन में क्या किया, उसने दिन में क्या, यही कहानियाँ, यही बातें चलती रहती थी। फिर रफ्ता रफ्ता कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। जब ये सिस्टम ख़त्म हुआ, जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ, अब एक दौर ऐसा आया जिस दौर में कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब लोग दिन भर की कारगुजारी के बजाय एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने लगे। अब कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ से अब कहानियों का दौर स्टार्ट हुआ। और इन कहानियों का क्या मकसद होता है? इन्हीं कहानियों से दास्तान का आगाज़ हुआ। और इन कहानियों का मकसद क्या होता था? इन कहानियों का मकसद था कि सामाईन को राहत व मसरत और तफरीह का सामान मुहैया करना था। इस दास्तान से एक ही मकसद था कि जितने भी लोग फारिग वक्त में दास्तान सुना करते थे, जितने भी कारईन होते थे या सामईन होते थे, उनको थोड़ी देर के लिए दास्तान से राहत व मसरत का सामान मुहैया हो, थोड़ी देर के लिए दिल बहलाई हो उनकी, जो दास्तान सुना करते थे दास्तान गो से। बस ये दास्तान का मकसद था। मुख्तसरन हम यूँ कह सकते हैं दास्तान का मकसद था कि सामईन को राहत व मसरत और तफरीह का सामान मुहैया करना था दास्तान का मकसद। अब चलते हैं दास्तान की शुरुआत कहाँ से हुई, दास्तान का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ, दास्तान कैसे वजूद में आई। जहाँ तक दास्तान का आगाज़ व इर्तिका, जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है, आगाज़ की बात है, कहते हैं दास्तान में, उर्दू में दास्तान निगारी का रिवाज तब से शुरू हुआ जब से उर्दू में तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। यानी जब से उर्दू में लिखाई शुरू हुई, पढ़ना और लिखना जब से उर्दू में शुरू हुआ, तब से उर्दू में दास्तान का सिलसिला शुरू हुआ। यानी दास्तान का आगाज़ तभी से हुआ जब से उर्दू में पढ़ाई और लिखाई, यानी जब से उर्दू में तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले कहा जाता है कि अगर हम जनूबी हिंद की बात करते हैं, जनूबी हिंद में सबसे पहले किसने लिखी दास्तान? मुल्ला वजही ने सब्रस के नाम से एक दास्तान लिखी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनूबी हिंद की, जिसमें मुल्ला वजही ने सबसे पहले सब्रस के नाम से एक किताब लिखी, एक दास्तान लिखी 1635 यानी 1635 ईस्वी में। इसे एक कदीम तरीन दास्तान कहा जाता है और ये जनूबी हिंद की सबसे पहली दास्तान है। आगे जाते हैं। इसी तरह ईसवी खान बहादुर ने क्या किया? ईसवी खान बहादुर ने किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर शुमाली हिंद में एक सबसे पहली दास्तान लिखी, शुमाली हिंद की जो सबसे पहली दास्तान ठहराई।
یہ شمالی ہند کی سب سے پہلی داستان ہے. نام کیا ہے؟ قصہ مہر و افروز دلبر. کس نے لکھی تھی؟ یہ لکھی تھی عیسوی خان بہادر نے. یہ اردو کی قدیم ترین داستانیں ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ عطا حسین تحسین نے نو طرز مرثیہ. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قصہ چہار درویش جو تھا، قصہ چہار درویش کا ترجمہ سب سے پہلے عطا حسین تحسین نے کیا تھا. کس نام سے؟ نو طرز مرثیہ سے. یعنی نو طرز مرثیہ قصہ چہار درویش کا پہلا ترجمہ تھا جو کس نے کیا تھا؟ عطا حسین تحسین نے. یہ بھی ایک قدیم اور شاہکار داستان ہے. اس کے بعد انشا نے ایک داستان لکھی. نام کیا رکھا اس کا؟ رانی کیتکی کی کہانی. ساتھ ہی رجب علی بیگ کی فسانہ عجائب. یہ اردو کی عمدہ داستانیں ہیں اور قدیم زمانے کی عمدہ داستانیں ہیں یہ، جن سے داستانوں کا باقاعدہ آغاز ہوا. داستان جن سے باقاعدہ طور پر شروع ہوئی، عبری داستان. تو اسی اثنا میں 1800 عیسوی میں کیا ہوا؟ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی گئی. سب سے پہلے ہم فورٹ ولیم کالج کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو کانسیپٹ بتانا چاہیں گے. فورٹ ولیم کالج کی جو بنیاد ہے وہ ڈالی ہے لارڈ ویلزلے. آپ یاد رکھیے گا، لارڈ ویلزلے نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 1800 میں ڈالی تھی. اس کے بعد جو فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا جان گلکرسٹ. جان گلکرسٹ اس کا نام تھا. یہ تھے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل. اور فورٹ ولیم کالج کا مقصد کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج کا مقصد یہ تھا کہ جو انگریز لوگ یہاں آئے تھے ان کو اردو زبان سے آگاہ کرنا تھا، ان کو اردو زبان سکھانی تھی، اور جو یہاں کے لوگ تھے انہیں انگریزی زبان سے واقف کرنا تھا. یعنی جو کمیونیکیشن کا سلسلہ تھا یہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں تھا. وہ لوگ وہاں سے انگلش میں بات کرتے تھے اور یہاں کے لوگ سنسکرت میں بات کرتے تھے، باقی زبانیں استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے بات صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی تھی. اس لیے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی گئی 1800 عیسوی میں. اور فورٹ ولیم کالج میں کیا ہوا؟ فورٹ ولیم کالج کے قیام کی وجہ سے داستان نے کافی ترقی کی، داستان ترقی کر گیا. اور فورٹ ولیم کالج میں طرح طرح کی کتابیں لکھی گئی. اور فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی کتابوں میں سب سے پہلے جو ہے میر امن کی جو کتاب ہے باغ و بہار. یہ جو باغ و بہار ہے یہ قصہ چہار درویش کا دوسرا ترجمہ ہے. قصہ چہار درویش کا جو سب سے پہلا ترجمہ کیا تھا وہ کیا تھا عطا حسین تحسین نو طرز مرثیہ کے نام سے، لیکن اس میں تھوڑا الفاظ مشکل تھے. مشکل زبان ہونے کی وجہ سے میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں 1802 عیسوی میں قصہ چہار درویش کا دوسرا ترجمہ کیا، اور قصہ چہار درویش کا دوسرا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا. اور باغ و بہار کی وجہ سے داستان کافی مقبول ہوئی اور داستان نے عروج حاصل کیا. داستان عروج پر پہنچی قصہ چہار درویش کا جو دوسرا ترجمہ میر امن نے کیا باغ و بہار کے نام سے، کیونکہ باغ و بہار میں سادہ سلیس اور عام فہم الفاظ تھے. کہتے ہیں فورٹ ولیم کالج میں جو باقی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں شیر علی افسوس کی کتاب آرائش محفل ہے، اور حیدر بخش حیدری کی کتاب طوطا کہانی. یہ مشہور داستانیں ہیں جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی. یہ فورٹ ولیم کالج کی مشہور کتابیں تھیں. کہتے ہیں اسی اثنا میں 19ویں صدی کے آخر میں کیا ہوا؟ مغربی تہذیب نے اردو کو نئی منزلوں سے آشنا کیا. جب برٹشرز یہاں آئے، جب ویسٹرن پیپل یہاں آئے، جب ویسٹرن کانسیپٹ یہاں آیا، جب مغربی سوچ یہاں آئی، تو اس سوچ کی وجہ سے اردو ادب نے ایک نئی منزلوں سے آشنا کر دیا، ایک نئی دنیا سے آباد کر دیا. ابھی تک داستانوں کا سلسلہ چلتا تھا، ابھی تک خیالی اور فرضی قصوں کا سلسلہ چلتا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ خیالی قصوں کے بجائے انسانی زندگی میں درپیش مسائل کو کہانیوں میں پیش کیا جانے لگا. اب جو خیالی قصے تھے، اب جو فرضی قصے تھے، اب جو فرضی کہانیاں تھیں، جنوں اور پریوں اور دیووں اور پرندوں کی جو کہانیاں تھیں ان کا دور ختم ہونے لگا. اب کہانیوں میں کیا پیش کیا جانے لگا؟ اب کہانیوں میں پیش کیا جانے لگا انسانی زندگی میں جو درپیش مسائل ہوا کرتے تھے ان کو کہانیوں میں پیش کیا جانے لگا. اب وہی کہانیاں بتائی جا رہی تھی، وہ داستانوں کا سلسلہ ختم ہوا. اس طرح سے داستان کا روپ جو ہے وہ ناول کی شکل اختیار کر گیا. اس طرح سے ناول کا دور شروع ہوتا ہے اور داستان کا جو دور تھا وہ ختم ہوا. یہ تھی داستان سے متعلق چند باتیں، کچھ
अहम और ज़रूरी बातें मेरे ख़्याल से। अगर आप ये जो कुछ हमने बातें बताई, कुछ पॉइंट्स हमने दास्तान से मुताल्लिक़ बताए, ये दास्तान का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। दास्तान के अज्ज़ाई तरकीबी में, अगर हम दास्तान के अज्ज़ाई तरकीबी की बात करते हैं तो सबसे पहले दास्तान के अज्ज़ाई तरकीबी में आता है प्लॉट, इसके बाद आता है किरदार निगारी, और इसके बाद दास्तान के अज्ज़ाई तरकीबी में आता है मा फ़ौक़ल फ़ितरत अन्नासिर, और साथ ही इसमें आता है तवालत, यानी दास्तान तवील होता है। इसके बाद आता है माशरत की मरक़ा कशी, माशरत की तस्वीर कशी। ये दास्तान के चंद अज्ज़ाई तरकीबी में शुमार होते हैं। इस तरह से आपके पास दास्तान का एक डिटेल्ड नोट आया। आप जहाँ भी चाहो ये जो पॉइंट्स हैं इनको कंसल्ट करके आप एक बेहतरीन नोट बना सकते हो। अगर आप इस तरह भी लिखोगे अपने एग्ज़ाम में तो बिल्कुल आपके मार्क्स बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें दास्तान का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो आप हमारे साथ रहिए, रोज़ाना एक एक टॉपिक से आपको बावर कराया जाएगा। आपका जो कॉन्सेप्ट, आपकी जो किताब है, आपकी किताब का एक एक टॉपिक हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।